सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीखने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास में एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन एक अलग टर्मिनोलॉजी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं वो है एवरेज डेविएशन, और इसको मीन डेविएशन भी बोलते हैं। बेसिकली एवरेज डेविएशन होता क्या है, अगर हम लोग स्टेटमेंट वाइज इसको डिफाइन करना चाहे तो ये बोल रहा है इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। ये बोल रहा है कि आपके पास जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका आप अर्थमेटिक मीन निकालिए और उसके बाद में उस अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकालिए। अर्थमेटिक मीन से डेविएशन यानी एक्स माइनस एक्स बार, और वो जो x माइनस एक्स बार की टर्मिनोलॉजीज आ रही है उनका मीन फाइंड कर लीजिए। वही आपके पास में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि ये अगर आपको सॉरी एवरेज डेविएशन, अगर मान लीजिए आपको एवरेज डेविएशन फाइंड करना है तो दो चीजें फाइंड करनी आनी चाहिए। पहला, अर्थमेटिक मीन, जो आप मीन पढ़ते हैं उसको अर्थमेटिक मीन ही बोला जाता है। वैसे मीन आप ज्योमेट्रिक मीन भी बात कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन भी बात कर सकते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले तो मीन फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद में आपको उसका वापस से एवरेज लेना है। उसी को आप क्या बोलेंगे, एवरेज डेविएशन। देखिए नाम से पता चल रहा है दो टर्म है आपके पास में, एक आ रहा है एवरेज और इसके साथ में आपने टर्म इस्तेमाल किया है डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि आप मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहे हैं। तो हमने कहा कि सर मीन वैल्यू है एक्स बार, तो आपने कहा एक्स माइनस एक्स बार, ये डेविएशन है। आपने इसका मॉड ले लिया तो पता चल जाएगा कि आपका नंबर एक्स बार से कितना दूर है। इसका एवरेज लेना है, तो जितने भी ये सारी टर्म्स होगी उनको ऐड करके आपको क्या करना होता है, जैसे मीन फाइंड करते हैं उसी तरीके से मीन फाइंड करना भी एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए इस टर्म को क्या बोला गया, एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन। जो भी डेविएशन आ रहा है उसका मीन फाइंड कर लीजिए, एवरेज फाइंड कर लीजिए, उसी को बोला गया है यहाँ पर एवरेज डेविएशन। अब बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रखा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास में क्लास दी गई है, आपके पास में फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन या बोल सकते हो आप एवरेज डेविएशन। तो देखिए इस तरह की कंडीशन में अगर आप ये सब चीजें फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको यहां पर एक टेबल बनानी पड़ेगी, और उस टेबल को आप सिस्टमेटिकली हैंडल करेंगे तो ऑफकोर्स आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आएगा। कैसे, सबसे पहले जो क्लास दिया गया है उस क्लास को आप लिखें यहां पर। उस क्लास की मदद से आपको एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास में दी गई है, उसके बाद में आपको a अज्यूम करके यहां से x माइनस ए, जिसको आप d बोलते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो फाइंड करना है। उसके बाद में आपको एफ डी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आप एफ डी फाइंड कर लेंगे उसके बाद में आपको यहां से जो डेविएशन है वो फाइंड करना है, और उसके बाद में लास्ट जो कॉलम आ रहा है उसके अंदर एफ मल्टीप्लाई बाय डेविएशन आपको करना है। सर इसको लिख दो तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल लिख देते हैं। तो सबसे पहले सर यहाँ पर जो क्लास दिया गया है क्वेश्चन में गिवन है, उस क्लास की मदद से आप x को, जो मिड टर्म होगी उसको x बोलेंगे आप। जैसे क्लास है सर 0 to 6, क्लियर है। नेक्स्ट इज 6 to 12, नेक्स्ट इज 12 to 18, नेक्स्ट इज 18 to 24, नेक्स्ट इज 24 to 30। तो यहां अगर आप देखेंगे 0 to 6 में जो मिड टर्म है वो कितना है 3, इसमें 9, इसमें आप देख सकते हैं 15, इसमें यदि आप देखेंगे तो इट इज 21, इसमें अगर आप देखेंगे तो इट इज 27। तो ये x आपको मिल गया। जब भी क्लास दी गई है x ऐसे डिफाइन करना है। यदि मान लीजिए आपको डायरेक्टली x दिया गया है तो आपका एक स्टेप बच गया। उसके बाद में क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। सो क्या फ्रीक्वेंसी है, वो है 8, 10, 12, 9, 5। इन जनरल अब आपको ए अज्यूम करना होता है, तो यदि आप ए को अज्यूम करेंगे तो जनरली क्या होता है, ये जो एक्स दिया होता है ना, इसमें से कोई भी जो मिड टर्म होता है ना वो ले लेते हैं। तो हमने कहा सर माना कि ए बराबर 15, ये जो ए बराबर 15 आ रहा है इसकी मदद से आप यहां पर पता करेंगे डी विच इज एक्स माइनस ए, विच इज एक्स माइनस ए। और एक्स माइनस ए आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 3 माइनस 15 तो इट इज माइनस 12, 9 minus 15 it is minus 6, 15 minus 15 is 0, 21 minus 15 is 6, और 27 minus 15 is 12। उसके बाद में आपको फाइंड करना है f इंटू डी। तो मैंने कहा सर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अब कैलकुलेटर ले लेता हूं साथ में, स्टैट्स है, अच्छी खासी कैलकुलेशन आगे आएगी, तो सर कैलकुलेटर रखिए साथ में।
तो सर 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इट इज 96 विद नेगेटिव साइन, माइनस 60, 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज प्लस 54, इट इज, ये 60 आ रहा होगा, ये आ गया 60। तो सर अगर इन सब को मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आ रहा है? तो आपने कहा सर ये आ रहा है -96, -96, आप लोगों को भी सॉल्व करके देखना है पूरा, -60 प्लस 54 प्लस 60, तो ये कंप्लीट वैल्यू आ रही है -42। कितना आ रहा है बेटा? -42। ये मेरे पास में इसका फाइनल जो एडिशन है वो भी अवेलेबल है। सर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये समीशन ऑफ एफ की अगर हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मीन फाइंड करेंगे, अभी तो मीन ही फाइंड नहीं किया, तो ये कितना आ रहा है सर? देखिए ये आ रहा है 12, 20, 30, 39, 44 आई थिंक ये। अब सर हमें याद है कि जब मीन हमें फाइंड करना होता है तो मीन के लिए हमें बोला गया एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो हमने कहा सर यहां से जो एक्स बार आ रहा है वो कितना आ रहा है? ए माना मैंने 15 प्लस सर समीशन एफ डी, यानी कि ये एफ डी -42, -42, समीशन एफ का मतलब हो गया ये 44। सो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ रहा है बेटा आपके पास में 42 डिवाइडेड बाय 44, सो इट इज ऑलमोस्ट माइनस, इट इज, ये आ रहा है बेटा 15 माइनस 0.9545। अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि यार 14 मान लो मीन वैल्यू को। अगर आपको कैलकुलेशन ज्यादा खराब नहीं करनी है तो आप अप्रोक्स क्या ले सकते हैं, यहां पर लिख दो, यहां पर अप्रोक्स। अगर कभी आप ऐसा करते हो तो क्वेश्चन में बता देना कि भाई हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि मार्क्स कट जाए। तो अब आप यहां से पता करेंगे x माइनस एक्स बार, वरना सारी वैल्यूज पॉइंट्स में आ जाएगी। तो सर ये x हो गया और वो x बार है, तो 3 माइनस 14 इज -11, 9 माइनस 14 इज आई थिंक -5, 15 माइनस 14 इज +1, 21 माइनस 14 इज 7 आई थिंक 7, 27 माइनस 14 इज आई थिंक 13। तो सर ये कितना आ रहा है? चलो इस पर बाद में बात करेंगे। सर f मल्टीप्लाई बाय, आपको ये ध्यान रखना, अच्छा एक टर्म और चाहिए होगी ना सर, इसका मॉड भी तो लेना होगा, x माइनस एक्स बार। तो सर एक काम करो, यहां एक कॉलम और बना दो, ये लो, क्योंकि जब मीन डेविएशन आप ले रहे थे ना तो वहां पर f मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार था। हमने कहा ओके, मॉड लेंगे तो 11, 5, 1, 7, 13। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं f को 11 से, तो सर ये आ रहा है 88, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 50, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 12, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65। अब हम कैलकुलेटर काम में ले लेते हैं। तो सर अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ रहा है 65 प्लस 63 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 88, तो ये बन गया हमारे पास में 278। अब आप देखिए जो एवरेज आप फाइंड कर रहे हैं वो एवरेज या मीन डेविएशन, जो एवरेज डेविएशन है और मीन डेविएशन है वो कैसे फाइंड करें सर? न्यूमरेटर में तो ये है, डिनोमिनेटर में है, तो सारी वैल्यूज अवेलेबल है, सारी वैल्यूज अवेलेबल है। सर अगर हम बात करें एवरेज या मीन डेविएशन की तो ये क्या आएगा? समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ। हमने कहा ठीक है सर, तो ऊपर कितना आ रहा है? 278, डिनोमिनेटर में कितना आएगा सर? 44। तो लगाओ सर कैलकुलेटर, 278 डिवाइडेड बाय 44, सो इट इज 6.3181। ये सर हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन को, एज सच कोई कंफ्यूजन, कोई इशू आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं किस तरीके से एवरेज डेविएशन फाइंड कर रहे हैं,
ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सर, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगेन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि जो भी आपके पास में, देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर x माइनस एक्स बार, ये है, ये क्या बच्चे आपके पास में डेविएशन, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, फिर हमने इसका क्या ले लिया मीन, और उसके बाद में उसका क्या ले लिया स्क्वायर रूट, बस उसका हमने क्या ले लिया बेटा स्क्वायर रूट। तो ये प्रोसेस किसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। यहां देखिए, यहां बोला गया स्क्वायर रूट, सर किसका स्क्वायर रूट? ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो यहां पर क्या बोला गया है कि सर जो मीन, सबसे पहले x आपको दिया जाएगा, और अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझना चाहो, आपको x दिया जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल दिया जाएगा, तो यहां से आप x माइनस एक्स बार, इसको बोलते हैं डेविएशन। फिर आपने क्या कर दिया सर? मैंने कर दिया सर इसका स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जैसे आपने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया स्क्वायर ऑफ, ये अर्थमेटिक मीन है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। तो डेविएशन, इसका क्या कर दिया आपने स्क्वायर। इसका क्या लेना है आपको सर? मीन। तो सर इसका जब मीन लूंगा तो कैसे आएगा इसका मीन? तो आप कहेंगे सर इसका मीन लिया जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। फिर उसका क्या लेना बेटा? स्क्वायर रूट। तो सर अब इसका लगा दो आप अंडर रूट, इसका क्या लगा दो आप अंडर रूट। तो समीशन f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। स्टैट्स के अंदर आपको इस तरह के रिलेशन से याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह के रिलेशंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी को आप सिंप्लीफाइड करके इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जहां पर d जो है वो x माइनस ए है। सर ये x माइनस ए क्या है? इस क्वेश्चन में आपने देखिए एक a अज्यूम किया था, तो ये जो d आ रहा है ना, इसी को बोला गया है x माइनस, ये जो d आ रहा है ना x माइनस ए, इसी को हमने वहां पर मेंशन किया। तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ डी एन का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। नहीं, कॉम्प्लेक्स स्टैट्स का मतलब ही है कैलकुलेशंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप सावधानी से करेंगे, दो ही चीजें है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला, कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए, दूसरा फॉर्मूलाज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा, कैलकुलेशन बेहतर रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर गलती आपसे नहीं होने वाली है। तो हमने कहा कि सर ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। इसके एग्जांपल पर जाने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको और बताऊंगा जो टर्म्स हमें देखने को मिल सकती है। पहला आता है सर आपके पास मोमेंट। बहुत सी बार सर ये टर्म भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मोमेंट होता है क्या है? यदि मान लीजिए कि आपको, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं, द अर्थ मोमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स, किसी भी x का यदि आर्थ ऑर्डर का मोमेंट आप ले रहे हैं, तो हमने कहा आर्थ मोमेंट ऑफ वेरिएबल x अबाउट मीन x बार, जिसके अबाउट ले रहे हैं उसको क्या बोला गया? मीन x बार इज यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू। ये बोल रहा है कि सर मान लीजिए कि आपको आर्थ मोमेंट लेना है, तो ये जो आर्थ मोमेंट दिया जा रहा है किसके अबाउट ले रहे हो? x बार। तो ये लिखा जाएगा xi माइनस एक्स बार, जिसके अबाउट लिया जाएगा वहां से डेविएशन लिया जाता है। फिर आप क्या ले रहे हो? आर्थ ऑर्डर का मोमेंट ले रहे हो, तो पावर आर, एफ आई समीशन डिवाइडेड बाय एन। नहीं समझ आया सर? मैंने कहा देखो, फर्स्ट ऑर्डर का मोमेंट लेके देखो, एक्स आई माइनस एक्स बार यहां पर 1, क्यों? फर्स्ट ऑर्डर है, मल्टीप्लाई बाय एफ आई, ये लगा दिया समीशन डिवाइडेड बाय एन। सर ये कैपिटल एन क्या नई चीज आ गई? अरे कोई नई चीज नहीं है, समीशन एफ को ही कैपिटल एन बोल दिया है। आप समीशन एफ लिख लो वापस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है बेटा, समीशन एफ लिख लो वापस, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, ये फर्स्ट ऑर्डर, सर तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो हमने बहुत बार यूज किया है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल वही है, चिंता मत करो। सर अगर सेकेंड ऑर्डर लूंगा तो सेकेंड ऑर्डर किससे ले रहे हो? मीन से। तो एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई से, फिर ले लिया समीशन डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, एन से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा ये लो समीशन एफ आई। अब बोलो, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बोला सर बिल्कुल लग रहा है। ये देखो, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं, ये सिग्मा था, और ये कौन है? ये सिग्मा स्क्वायर है। तो एक्चुअल में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है,
आर्थ, आर्थ की जगह कौन आ जाएगा? सेकंड, सेकंड मोमेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल x about the mean x bar is given as mu2। और ये mu2 कितना हो जाएगा सर? ये बन जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर। तो भैया कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। यदि आप सिग्मा फाइंड कर सकते हैं तो सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी बोले सेकंड मोमेंट आपको फाइंड करना है, आप बोलेंगे सर वो सेकंड मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? अरे मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया था, उसमें आपने यहां पर स्क्वायर लिया है, तो सेकंड मोमेंट वही तो होता। सर थर्ड मोमेंट, मैंने कहा यहां क्यूब ले लेना। सर फोर्थ मोमेंट, मैंने कहा यहां पर 4 ले लेना। सर फिफ्थ मोमेंट यहां पर 5 ले लेना। बस इतना सही काम करना है और कुछ नहीं करना है यहां पर। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी बता दूंगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। वो एग्जांपल यदि आप देख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर कैसे आप ये मोमेंट ले रहे हो, आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी मैं वहां पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं अभी कुछ एक बेसिक टर्म्स आपको और इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। बहुत सी बार क्या होता है, बच्चा मोमेंट ये स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ के चला जाता है, एग्जाम में आ गया सेकंड मोमेंट फाइंड करना है, अब वो बोलेगा सर आपने सेकंड मोमेंट तो पढ़ाया नहीं। अरे भैया उसी को सेकंड मोमेंट बोला जा रहा था। एक दिमाग में एक एल्गोरिदम रखो। सर यदि मुझसे सेकंड मोमेंट पूछेगा तो कैसे फाइंड करूंगा? मैंने कहा देखो x गिवन होगा, बिल्कुल होगा, वहां से x बार निकाल सकते हो। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सिखाया मैंने, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सर अर्थमेटिक मीन से x माइनस एक्स बार मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। उसका स्क्वायर कर दोगे, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पता कर लोगे, बिल्कुल। ये वाला कॉलम बनने के बाद में इसका समीशन ले लोगे तो ये मिल गया ना। और जो f वाला कॉलम है उसका समीशन ये हो गया। सर मान लो हमसे थर्ड मोमेंट पूछ लिया। अरे तो घबरा काहे रहे हो, ये x है, x बार निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। x माइनस एक्स बार निकाल लोगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। x माइनस एक्स बार का क्यूब निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। उसके बाद में क्या करना है, f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार का क्यूब, ये लो। इस कॉलम का समीशन कर लेना, न्यूमरेटर मिल जाएगा क्यूब वाला, फिर वही समीशन fi से डिवाइड कर देना, गेम खत्म। लॉजिक समझिए किस तरीके से फाइंड किया जा रहा है। ये हमने आर्थ ऑर्डर बताया आपको, आर्थ ऑर्डर यानी आर्थ मोमेंट यदि आपको फाइंड करना हो तो ऐसे करना है। अब आप इसको सेकंड करो, फर्स्ट करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और उसके बाद में मोमेंट, ये तीन चीजें अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर। मैं हमेशा बोल रहा हूं दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए, इससे ये, इससे ये, इससे ये फाइंड करना है सर। अगर ये पिक्चर दिमाग में चलने लग गई ना तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ एक दो टर्म पहले डिफाइन कर देता हूँ, कभी कभार बाई चांस मैथमेटिक्स सरप्राइज कर दे और बोल दे कि चलो इन 4 टर्म को डिफाइन करो, इन 4 टर्म के फॉर्मूला लिखो। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि भाई किस किस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। अब जैसे एक टर्म आती है आपके पास स्क्यूनेस। सर ये स्क्यूनेस क्या होता है? आपने बहुत सी बार ये चीजें सुनी होगी कि सर वाया सिमेट्री, ये कर्व सिमेट्रिक है। तो जब भी आप किसी कर्व के लिए, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्रिसिटी देखते हैं, तो सिमेट्रिसिटी देखना तो हम जानते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि सर अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिसिटी मुझे देखनी है, तो अनसिमेट्रिसिटी जो होती है ना, उस टर्म की जगह हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर स्क्यूनेस। कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कर्व कितना अनसिमेट्रिक है उसको कौन बताएगा यहां पर? स्क्यूनेस। तो हमने उसको यहां पर डिफाइन किया, स्क्यूनेस डिनोट्स द अपोजिट ऑफ सिमेट्री। जैसे सर अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो कर्व आप देखेंगे ये सिमेट्रिक कर्व है, ये देखो बनाया तो मैंने बड़ा अच्छा, सिमेट्रिक जैसा ही लग रहा है, ये सिमेट्रिक कर्व है। अगर सिमेट्रिक कर्व है तो सर इसका मीन मीडियन मोड एक ही जगह पर होगा, मीन मीडियन मोड।
जैसे वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। ये सिमेट्रिक कर्व है। अब मान लीजिए मैंने बना दिया ऐसा, दिस इज नॉट द सिमेट्रिक कर्व। मान लीजिए मैंने बना दिया ऐसा, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। ये हमारे पास में क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। तो ये अनसिमेट्रिसिटी की डिग्री को आपको बताएगा, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया, इट इज लैक ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री की कमी है यहां पर। इन सिमेट्रिकल सीरीज, कोई भी सिमेट्रिकल सीरीज है या सिमेट्रिकल कर्व आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर मॉड, मीडियन एंड अर्थमेटिक एवरेज, यानी कि आप इसको मीन बोल सकते हो, आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो स्क्यूनेस क्या है सर? स्क्यूनेस बताता है कि कोई कितना अनसिमेट्रिक है, या बोलेंगे कि सर जहां पर लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी आपको देखने को मिल रही है, वहां पर स्क्यूनेस को फाइंड किया जाता है। यदि सिमेट्रिक कर्व आपको देखने को मिलेगा तो मीन, मीडियन, मॉड एक ही रहने वाला है। अगर मान लीजिए आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना हो, कि सर मान लो मैथमेटिकली आपने स्टेटमेंट वाइज तो समझा दिया, लेकिन अगर मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैथमेटिकली कैसे फाइंड किया जाता है? मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लीजिए कोई सिमेट्रिक है तो मीन और मॉड तो एक ही हो जाएगा ना, तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैसे ही जीरो हो जाएगा। मीन मीडियन में, मीन और मॉड में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। मीन फाइंड करना सर ने सिखाया, बिल्कुल सिखाया। मॉड फाइंड करना सर ने सिखाया, बिल्कुल सिखाया। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सर ने सिखाया, बिल्कुल सिखाया। तो अगर ये तीनों टर्म आप फाइंड कर सकते हो तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड कर सकते हो। सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। छोटी सी बात पूछनी होगी तो वो मीन पूछ लेगा, मॉड पूछ लेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा। और बड़ी मेहनत करवानी है आपसे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ लेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर अगर मॉड मीन फाइंड करना आएगा तभी तो मैं यहां वैल्यू पुट कर पाऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना आएगा तभी तो मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा। तो ये 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया, पहले मीन पता करो, फिर मॉड पता करो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पता करो, तब जाके आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर पाएंगे। तो मीन का अलग क्वेश्चन करवा रखा, मॉड का करवा रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी करवा दूंगा। तो मेरे ख्याल से फिर आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड कर लेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी वो क्वेश्चन से पहले ये टर्म भी बता देता हूं, इसे बोला जाता है कर्टोसिस। सर ये कर्टोसिस अगर हम लोग बात करें तो ये क्या चीज होती है? देखिए कोई कर्व, ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीकनेस होती है ना, कितना शार्प है, कितना शार्प है, उसको बोला जाता है कर्टोसिस। अब ये कर्टोसिस जो होती है, जैसे मीजर ऑफ कर्टोसिस अगर आपको फाइंड करना है तो ये कर्टोसिस कैसे फाइंड की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं जो मैंने मेंशन किया वो बता देता हूं। इट मेजर द डिग्री ऑफ पीकनेस, कितना शार्प है सर, उसको कौन बताने वाला है? यहां पर ये कर्टोसिस बताएगा। अब सर ये कर्टोसिस फाइंड कैसे करेंगे? तो मैंने कहा सर कोई भी चीज जो होती है उसको डिफाइन करने के साथ साथ उसको मेजर करने का तरीका भी पता होना चाहिए कि सर फाइंड कैसे करूंगा। तो फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको यहां पर फोर्थ मोमेंट लेना होता है और ये सेकंड मोमेंट का स्क्वायर है। सेकंड मोमेंट लेना तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने यहां पर। एक बच्चा कहेगा सर वो तो ऐसे था ना, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, ऐसा था ना सर, एफ कहां गया? अरे मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, या तो आप सारे नंबर्स को एक साथ ऐड कर लो या उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फॉर्मूला है ये। एफ कोई गायब नहीं हुआ है यहाँ पर, है ना, कंफ्यूज मत होना। आप उसी फॉर्मूले के हिसाब से फाइंड करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, इसके हिसाब से फाइंड करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने कहा कि सर ये क्या है? ये आपके पास में फोर्थ मोमेंट है। सर अभी अभी मैंने बताया फोर्थ मोमेंट कैसे निकालेंगे। सर वहां पे 4 कर देंगे, ये लो 4 कर दिया। क्लियर है? ये कौन है सर? सेकंड मोमेंट का स्क्वायर। सेकंड मोमेंट कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। तो सेकंड मोमेंट निकाल लीजिए, फोर्थ मोमेंट निकाल लीजिए, फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का स्क्वायर। मेरे ख्याल से गेम खत्म। कर्टोसिस आप यहां पर मेजर कर पाएंगे। तो मेजर ऑफ कर्टोसिस अगर आपको फाइंड करना हो तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोनों चीजें मैंने बताई है कि इसका मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ इसको फाइंड कैसे करते हैं, दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। देखिए भाई आराम से,
मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। अच्छा ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कर्टेसिस फाइंड करते हैं, तो अगर कर्टेसिस आपके पास में 3 आ जाता है, तो इस तरह के कर्व को आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल या फिर मेसोकर्टिक। सर ये कैसा होता है? मैंने कहा देखो, नॉर्मल या मेसोकर्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो वो कुछ इस तरीके का कर्व होता है, कुछ इस तरीके का कर्व होता है। सर ये क्या है? मैंने कहा ये है, इसका नाम लिख दो सर, मेसोकर्टिक। ठीक है सर। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि आपने कर्टसिस फाइंड किया और ये आ गया ग्रेटर देन 3, तो इस तरह के कर्व को बोला जाता है पीक्ड कर्व, यानी वो ऊपर खिंचा हुआ होगा, जिसको आप लेप्टोकर्टिक भी बोल सकते हैं। सर थोड़ा बनाकर देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, तो मैंने कहा बनाकर देखो, ये थोड़ा सा इसको बढ़िया बनाते हैं। तो सर ये जो कर्व होता है, ये देखो ऐसे अंदर से उठ के ऐसे ऊपर उठ जाता है, ऐसे ऊपर पीक। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बाकी आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी। ऐसे पीक आता है इसमें, क्या आता है इसके अंदर? पीक आता है, इसीलिए ये पीक यहीं पर ध्यान रखना, इस जगह पर था। तो सर ये क्या हो गया? सर अलग कलर से बना दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हमें अलग से दिखता रहेगा। इस बार मैंने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है सर, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा लेप्टोकर्टिक। इसमें देखो ये पीक आ रहा है ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब अब सर तीसरा देखो, अगर मान लीजिए कि कर्टसिस 3 से कम आ जाता है, ये बोल रहा है फ्लैट टॉप्ड, जो टॉप रहता है ना वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, इसे बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। सर थोड़ा सा आप अपना इसमें भी जलवा दिखाओ। मैंने कहा देखो यार, ओहो हो, अब ये एक साथ बना दिया ना, तो अब ये चैलेंज हो गया। ऐसा फ्लैट रहता है ये, फ्लैटेड, फ्लैटेड। एक अंदर दब रहा है, एक हल्का सा ऊपर उठ रहा है, एक बिल्कुल फ्लैटेड। तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास में प्लेटी कर्टिक। अगर ये अलग अलग मैं बनाता हूं ना, तो मुझे बताना बड़ा आसान है। सर ये रहा ऐसा, सर ये वाला मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है, सर ये वाला मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है। अब देखो, अलग अलग जो मैंने बनाया ना, वो बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रही है। देख लो भाई, एकदम से सारी कहानी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो पा रही होगी, है ना? बस इसके अंदर बस इसके अंदर इसका जो मुंह है ना, इसको थोड़ा सा तो ऐसा रखो कि भाई ये ऐसे। अब सही लग रहा है ना? तो इसको थोड़ा सा, इसका मुंह इधर कर दो, ताकि ऐसे यहाँ खत्म मत कर दो इसको, ऐसे। अरे भाई, ऐसे खत्म मत करो इसको। ठीक है, बाकी ड्राइंग मेरी अच्छी है, चिंता मत करो। आप लोग भी थोड़ा इसको मैथमेटिक्स को देखकर डिजाइन करना। जिसको पीक बोला उसको पीक करो, जो फ्लैट है उसको फ्लैट कर दो, ठीक है? जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल की तरह बना दो। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ये दोनों अभी भी एक जैसे दिख रहे हैं क्या? इससे अच्छा तो मैं हम्म, 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 अब सही है सर। भाई कहने का मतलब है ये ऊपर से फ्लैट रहेगा, ये पीक रहेगा, ये इन दोनों के बीच का है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये कर्टसिस आपको पीकनेस के बारे में बताता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है। सर वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल, अब वो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। सर देखिए, मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमें दिया जाता है, मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, तो सर उसको कैसे डील करेंगे? कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा, ये लो। ठीक, ओके। इसको सर थोड़ा सा और बढ़ा लो, कारण क्या है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाना है, तो हो सकता है
और ज़रूरत पड़ जाए तो सबसे पहले वाले में क्या डाल देंगे सर, इसमें क्लास आ जाएगी, ठीक है। दूसरे वाले में सर एक्स आ जाएगा। तीसरे वाले में सर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। चौथे वाले में सर एक्स माइनस ए आ जाएगा। पांचवें वाले में सर एफ डी आ जाएगा। और उसके बाद किसी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? चलो देख लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो काम में ले लेंगे, वैसे मुझे लग रहा है शायद नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा कि सर अब यदि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो देखिए यहां पर तो आ गया आपके पास में क्लास। जो क्लास आप देख पा रहे हैं वो आ रहा है 60 से 62, ये आ रहा है 63, माइक तो चल रहा है ना, हाँ कहीं पता चले बीच में माइक ही बंद हो गया था। 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74। सर ये जो x आप फाइंड कर रहे हैं ये कितना आ रहा है? 5, 18, 42, 27, 8। अब यहां पर सर f भी लिख दो। अरे सर जी क्या कर रहे हो? f में यहां x तो मिड पॉइंट होता है ना, हाँ सर वही लिख रहा था मैं। 61, 64, 67, 70, 73। ये जो f आप देख रहे हैं ये क्या है? ये 5। अरे भाई आपकी क्लास में आना है, सुबह से क्लास लेता रहता हूँ उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है सर। अब आप मान लो सर एक ए मान लो कोई सा भी, सर मिड पॉइंट ले लेते हैं जनरली तो आप, तो मैंने कहा इसमें कुछ मिड है 67 दिख रहा है सर, ये 67 ले लो। तो क्या बन जाएगा सर? यहाँ पर आएगा x माइनस ए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं d। तो आप सर d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए लिख दो। हमने कहा ठीक है सर, d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। 61 माइनस 67 इज माइनस 6, 64 minus 67 is minus 3, 67 minus 67 is 0, 70 minus 67 is plus 3, 73 minus 67 is I think ये plus 4। फिर उसके बाद में हमने फाइंड किया यहाँ पर। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये सब चीजें फाइंड करने से पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को जरूर देखें। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन, यानी कि आपको एक d यहां एफ डी चाहिए और एक डी स्क्वायर भी चाहिए। आप इस फॉर्मूले को कंप्लीटली लिख लो ना यहां पर। हमने कहा कि सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है हमारे पास में, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? समीशन रूट ओवर समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर, यही आ रहा है ना। हमने कहा ठीक है सर। तो देखो d मिल गया तो सर एक d स्क्वायर भी निकाल लो या पहले एफ डी निकाल लो। तो मैंने कहा सर एफ डी कितना आएगा? एफ डी देखो वहां पर जरूरत पड़ेगी आपको, तो f मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ रहा है बेटा माइनस 30। ये कितना आ रहा है आपके पास में? माइनस 54। ये कितना आ रहा है आपके पास में? 0। ये अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 54 के बाद 64, 74, 81 आ रहा है। ये कितना आ रहा है बेटा? 32। तो हमने कहा सर इसका टोटल कर लेंगे, एक काम तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहां चाहिए एक डी स्क्वायर, क्लियर? तो अगर डी स्क्वायर को मैं करूंगा तो ये आएगा बेटा 36, ये आएगा 9, 0, 9, 16। क्लियर है इतनी बात? चलिए इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या फाइंड करेंगे? एफ डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर है और एफ है। सर अब बेहतर है कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज ही कर लो। तो 36 मल्टीप्लाई बाय एफ यानी कि 180। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 18, तो सर ये आ रहा है 162। ये तो सर जीरो बनना ही बनना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 27, तो सर ये आ रहा है 243। 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ रहा है सर आपके पास 128। अब आप सारी वैल्यूज को फाइंड कर लो। हमने कहा सर अगर इन सबको ऐड करो तो 180 प्लस 162 प्लस 243 प्लस 128, तो ये आ रहा है सर 713। डी स्क्वायर के समीशन की हमें जरूरत नहीं है और एफ डी के समीशन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी मैं 32 प्लस
81 माइनस 54 माइनस 30, ये आ रहा है सर 29। अब समीशन एफ की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो 8 प्लस 27 प्लस 42 प्लस 18 प्लस 5, तो ये आ गया बेटा 100। ये जो सारी वैल्यूज आपने फाइंड की है, इन वैल्यूज को आप पुट कर दो यहां पर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, सर स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, आप दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो, पर ज्यादातर हम इसको प्रेफर करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो एफ डी स्क्वायर इज 713। ये जो एन है ना, ये समीशन एफ ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 100 माइनस, अब अगर आप देखेंगे तो एफ डी क्या है 29, और एन क्या है बेटा आपके पास में, अगेन 100, और इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर। तो हमने कहा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये आ रहा है 7.13 माइनस ये 0.29 का स्क्वायर है, तो 0.29 का स्क्वायर मैं कर लेता हूं, 0.29 मल्टीप्लाई बाय 0.29, सो इट इज 0.0841। मैंने कहा सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ रहा है हमारे पास में एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 2.65। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिखा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिखा है, कहाँ लिखा है, थोड़ा पीछे लिखा था इससे पहले, हाँ, तो जो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, उस सिग्मा स्क्वायर को आप वेरिएंस भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखें आप, है ना, सिग्मा स्क्वायर को आप वेरिएंस भी बोलते हैं। चलिए, तो ये दोनों एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व किए गए। एक बार मैं इनके वैल्यूज को वेरीफाई कर लेता हूं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि बाद में आप इसी आंसर को सही मान के पढ़ेंगे। तो 6.3 परफेक्ट है, और जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें 2.65, इसका भी आंसर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। 2.100 देखो यहाँ एक छोटा सा एरर दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन में, देखें एक बार। हमने जो a माना है वो 67 है, और ये कितना 73, तो ये कितना बन रहा है बेटा, ये बन रहा है +6। वो तो अच्छा हुआ अपन ने आंसर चेक कर लिया। तो ये सारा डेटा में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ये आएगा 48। अगर ये 48 आएगा, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, देखो चेक करने में फ़ायदा हुआ ना। तो एक बार और चेक कर लो सर, -30 मेरे पास जो आंसर है उसमें चेंज है, ये -30 -54। रिकॉर्डिंग में इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सर 45 आ रहा है, तो मैंने कहा अगर ये 45 आएगा तो सर और भी चीज़ों में चेंजेस हुआ होगा। ये d है तो d स्क्वायर में भी तो चेंज हो गया होगा ना, ये 6 बदल गया तो ये कितना बन गया होगा 36। अगर 36 बदल गया होगा तो फिर ये भी बदल गया होगा। चलो सर एक बार एक काम करो सर, ये सारी वैल्यूज ही वापस रख लो आप, एक छोटा सा डेटा इधर उधर हो जाएगा तो सब बदल जाएगा। तो सर 36 d स्क्वायर इंटू एफ कर लो, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 ना, 36 मल्टीप्लाई बाय एफ कितना 8, सो इट इज 288। अब क्या मैं पहले से ये डेटा कैलकुलेट करके यहाँ मेंशन कर दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करता हूँ इसको। +243 +288 873, है ना। देखो एक बार क्या ये वैल्यू मैच कर रही है, ये वैल्यू मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा सर, आप लोग भी जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो चेक चेक के बोल रहे होंगे सर वहाँ 4 नहीं 6 होगा, लेकिन वो तो रिकॉर्ड हो चुका ना। हाँ, तो समीशन एफ डी स्क्वायर, समीशन एफ डी स्क्वायर 873 डिवाइडेड बाय एन, यानी समीशन एफ 100 माइनस एफ डी कितना आ रहा 45 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। अब ठीक है सर, ठीक तो क्या सर, वो तो सॉल्व करने से पता चलेगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, 8.43 माइनस 0.45 का स्क्वायर, सर ये आ रहा है 0.2025। 8.73 माइनस आंसर, इसका हमने ले लिया रूट,
सो ये आ रहा है 2.92। होप ये करेक्ट होना चाहिए। अगर हम देखें मेरे पास आंसर अवेलेबल है इसका 2.9। ठीक है, परफेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारी टर्म्स आपने सीखी। देखिए मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, एवरेज डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मोमेंट हो गया आपके पास में, स्क्यूनेस हो गया, कर्टस हो गया, कर्टसिस हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जहां पर कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।